हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 10वां के ज्योग्राफी के बुक साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। आज हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर 6 के इकाई 2 या कह सकते हैं खंड ग। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, प्राकृतिक आपदा के बारे में समझ चुके हैं। प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं? बाढ़, सुखाड़, सुनामी, भूकंप को क्या कहा जाता है? चक्रवात को प्राकृतिक आपदा कहा जाता है। उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक आपदा का एवं प्रबंध, बाढ़ और सुखाड़ के बारे में। किस तरीक़ा से बाढ़ से हम लोग प्राकृतिक आपदा, बाढ़ का प्राकृतिक आपदा आएगा उससे किस तरीक़ा से हम लोग बच सकते हैं। सुखाड़ का प्राकृतिक आपदा आएगा उसको हम किस तरीक़ा से बच सकते हैं, जिसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज जानने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। करा आप अक्सर यह सुनते होंगे तथा टेलीविज़न और समाचार पत्र से जानकारी मिलती होगी कि देश के किसी भाग में बाढ़ की स्थिति है तो कहीं सुखाड़ की स्थिति है। आप हमेशा न्यूज़ देखते होते, न्यूज़पेपर के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से और कई स्रोत, ना जाने कितने स्रोत हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक और बहुत सारे स्रोतों से आपको पता चलता होगा कि बहुत स्थान ऐसे हैं जहाँ पर सुखाड़ आए हुए हैं, कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पर बाढ़ आए हुए हैं। तो ऐसा क्यों आखिर होता है कि कहीं सुखाड़ आया हुआ तो कहीं बाढ़ आया हुआ? ऐसा संभव कैसे है, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं। बाढ़ और सुखाड़ वे प्राकृतिक आपदाएं हैं जिनका संबंध वर्षा से है। अब बाढ़ और सुखाड़ वे प्राकृतिक आपदाएं हैं जिसका संबंध किससे है? आपदा वर्षा से है। वर्षा ज़्यादा होगा तो बाढ़ आ जाएगा और वर्षा कम होगा सुखाड़ आ जाएगा। यानी कह सकते हैं वर्षा सिक्के के जिस प्रकार से दो पहलू होते हैं उसी प्रकार वर्षा के दो पहलू हैं, ज़्यादा होगा तो बाढ़ और कम होगा तो सुखाड़। जब मानसूनी वर्षा अत्यधिक होती है तो नदियाँ के जल स्तर में उफान आ जाता है। जब देखा जाए मानसूनी जो हम लोग बरसात का मौसम आता है उसे हम लोग मानसून कहते हैं, किताबी लैंग्वेज में देखा जाए तो मानसून कहते हैं। तो देखा जाए मानसून में क्या होता है, अत्यधिक नदियों के जल स्तर में उफान आ जाते हैं। यानी उफान करने का मतलब नदियों के जल स्तर काफ़ी बढ़ जाते हैं और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यही कारण है कि जब नदियों के स्तर बढ़ती है तो उसके नदी के इलाके जो होते हैं, आसपास के इलाके में बाढ़ का माहौल बन जाता है। लेकिन जब वर्षा ऋतु में आसमान से बादल गायब हो जाते हैं, यानी वर्षा ऋतु में ही जो जितना पड़ना चाहिए वर्षा उतना ना पड़ के बादल ही एकदम गायब हो जाते हैं, तेज धूप निकल आती है तो कृषक खेती का काम नहीं कर पाते हैं, तो पीने के लिए पानी भी किल्लत हो जाती है। तो खेती करने के लिए पानी तो दूर जाइए, पीने का पानी का भी दिक्कत हो जाता है, तो इसे सुखाड़ की स्थिति कहते हैं। यानी मानसून में यानी वर्षा ऋतु में यदि पानी ना हो, बाढ़ ना हो, वर्षा ना हो तो उस स्थिति में सुखाड़ कहलाएगा। यदि बाढ़ हो, पानी वर्षा हो, अधिक मात्रा में वर्षा हो तो उस स्थिति को हम लोग क्या कहेंगे? उस स्थिति को हम लोग बाढ़ कहेंगे, अत्यधिक वर्षा हो जाए। मानसून की अनिश्चितता के कारण भारत के किसी न किसी भाग में प्रतिवर्ष बाढ़ का आगमन होता है। देखा जाए भारत में मानसून एक जैसा नहीं है। यही कारण है कि भारत में मानसून जो अनिश्चितता के कारण ही कहीं बाढ़ आते हैं तो कहीं सुखाड़ आते हैं। तो कह सकते हैं कि अलग अलग जगह पर वर्षा के बाढ़ की स्थिति बनी रहती है। कुछ नदियाँ तो बाढ़ की भीषिका के लिए बदनाम हो चुकी है और कुछ नदियाँ तो क्या हुआ, बदनाम हो गई हैं। किसके लिए? बाढ़ की भीषिका के लिए, कि हमेशा हर एक साल उस नदी के द्वारा क्या आते हैं, बाढ़ आते हैं। जैसे बिहार में कोसी नदी, ये तो एकदम प्रसिद्ध है, बिहार के कोसी नदी। हम लोग पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि हर एक वर्ष उत्तरी बिहार में बाढ़ लाती है, जिसके कारण जान माल की क्षति अत्यधिक होती है। इसलिए बिहार का शोक कहा जाता है। कि कौन नदी को? कोसी नदी को कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में दामोदर और तीस्ता नदी, अब पश्चिम बंगाल में जो है देखा जाए तो दामोदर और तीस्ता नदी, जब बिहार का शोक क्या कहा जाता है, कोसी नदी को, उसी प्रकार से पश्चिम बंगाल में दामोदर और तीस्ता नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। क्योंकि ये जो इसमें पानी आते हैं तो इतना त्रासदी मचाते हैं, इतनी जान माल की क्षति होती है, इतनी नुकसान होती है कि आप आकलन भी नहीं कर सकते हैं। असम में जो बरसात आज, असम में कौन सी नदी है? तो असम में ब्रह्मपुत्रा नदी के कारण द्वारा पानी अत्यधिक मात्रा में आता है। उड़ीसा में महानदी, आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी और गुजरात में नर्मदा नदी का जल समय समय पर कहर बरपा चुकी है। देखा जाए तो कहर बार बार हमेशा, अरे तो क्वेश्चन को आपसे इस तरीक़ा से पूछेगा
कि बिहार में बाढ़ आने वाली कौन सी नदियाँ हैं? कोसी नदी है। पश्चिम बंगाल में दामोदर और तीस्ता नदी। असम में कौन नदियों के द्वारा बाढ़ आता है? ब्रह्मपुत्र नदी। उड़ीसा में महानदी। आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गुजरात में नर्मदा नदी के द्वारा बाढ़ आते रहते हैं और यहाँ काफ़ी नुकसान कराते रहते हैं, जिस कारण ये नदी को उन राज्यों का शोक भी कहा गया है। बाढ़ तो प्राचीन समय से ही आते रहे हैं, ऐसा नहीं कि नया है कि बाढ़ इस समय अब से आने लगा है, पहले से बाढ़ नहीं आता था, बाढ़ बहुत पहले समय से ही आते रहे हैं। भारतीय धर्म ग्रंथ के अनुसार वर्षा के देवता इंद्र हैं। भारतीय धर्म ग्रंथ के अनुसार देखा जाए तो जो वर्षा कराते हैं, जो इंद्र भगवान जो हैं, इंद्र देवता हैं जिनके द्वारा वर्षा होते हैं। इनका क्रोध होने से ही भारी वर्षा हो और बाढ़ जैसी आपदा होती है। उन मानना था हम लोगों के, जो भारतीय धर्म के अनुसार माना जाता है कि जब वो इंद्र देवता क्रोध हो जाते हैं तो भारी वर्षा होता है और क्या होती है, जिसके कारण भारी वर्षा होने के कारण बाढ़ जैसी आपदाएं आ जाती है, जिससे जान माल की क्षति बहुत अधिक हो पाती है। हाल के वर्षों में बाढ़ की स्थिति मानवीय कारणों से भी उत्पन्न होने लगी है। कोई आप अगर हाल की स्थिति में देखा जाए, वर्तमान स्थिति में देखा जाए, तो अब बाढ़ की जो स्थिति है मानव गतिविधियों के दौरान होने लगा, यानी कहने का मतलब मानव के कुछ गलतियों के कारण भी होने लगा। बाढ़ को रोकने के लिए बांध और तटबंधन बनाए गए हैं। देखा जाए तो बाढ़ के रोकने के लिए तटबंधन बनाए गए हैं, लेकिन नदी का बढ़ता जल स्तर जब इन्हें तोड़ देता है, और जब बाढ़ तो बनाया गया है तो नदी का जल स्तर बढ़ता है तो सारे बांध को तोड़ देते हैं। तब समझ में आता है कि पानी से कितने नुकसान होते हैं बाढ़ आने से, कि नदी किसी के बस में नहीं हो सकते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे पिक्चर में, आपको दिखाई दे रहा होगा, बाढ़ के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। कि घर के बगल में देखिए कितने पानी है, घर में इसके ठेवना भर पानी में चल रहे हैं व्यक्ति, यानी कहने का मतलब दरवाज़ा के अंदर भी पानी घुसा हुआ है। हाँ, तो अनेक ऐसे क्षेत्र भी जल प्लावित हो जाते हैं, यानी कुछ बहुत सारे ऐसे क्षेत्र होते हैं जो जल से आपतित हो जाते हैं, खाली जल ही जल दिखाई देता है। जहाँ पहले बाढ़ की संभावना नहीं थी, 2008 ईस्वी में भारत नेपाल की सीमा पर कुशहा के पास तटबंध के टूटने से आई बाढ़ ने कोसी की धारा की बदल दी थी। अगर यही कारण है कि जब बांध बना हुआ था, जो नदी इस तरीक़ा से कोसी नदी, इस पर बांध बनाया गया था भारत और नेपाल के सहायता से, 2008 में बांध क्या हो गए थे, टूट गए थे। और जब ये बांध टूटे थे तो इसलिए कुशहा के आसपास पूरे क्षेत्र क्या हो जाते हैं, डूब गए थे। जैसे आपको दिखाई दे रहे होंगे घर के छत पे लोग चढ़े हुए हैं, और नीचे देखिए कितना इतना कमर से ऊपर भी पानी है, और नीचे सिर्फ हरा पानी दिखाई दे रहा है। लोग घर के छत पे रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं, और कोई ऑप्शन भी तो नहीं बचता पानी का। बाढ़ के कारण आम जीवन अस्त व्यस्त हो जाते हैं। अगर आगे देखा जाए तो बांग्लादेश बाढ़ का देश है। अगर पूछा जाए कि कौन सा देश को बाढ़ का देश कहा जाता था, बांग्लादेश को बाढ़ का देश कहा जाता है। बोल कैसे सर, हम ये देखिए पढ़ के बताते हैं, आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि प्रति वर्ष बाढ़ आते हैं। ये फिक्स है कि हर एक वर्ष बाढ़ आते हैं, निश्चित ही कहीं न कहीं भारत के किसी न किसी इलाके में या किसी न किसी देश में हर एक साल बाढ़ आते हैं और बहुत त्रासदी मचा के चले जाते हैं। आप न्यूज़ के माध्यम से देखते होंगे, टेलीविज़न में, पेपर में देखने को आपको मिलता होगा। और हजारों लोग इसकी चपेट में आ जाते हैं। महामारी फैलना, मकानों का गिरना और फसलों की बर्बादी से यहाँ के लोग आदी हो चुके हैं। देखा जाए तो यहाँ महामारी हो जाता है। जब बाढ़ आते हैं तो बहुत सारी बीमारियाँ, गंदे पानी आते हैं, बहुत सारी बीमारियाँ लेके आते हैं, तो महामारी फैल जाते हैं, यहाँ का मकाने गिरने लगते हैं, फसल बर्बाद हो जाते हैं। ऐसे होते होते इतने हर एक साल होते हैं, इसलिए इस सारे चीज़ के लिए लोग क्या हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं। आदी कहने का मतलब क्या होता है, यूज टू हो जाते हैं। वो नॉर्मल बात होता है बाढ़। जैसे हम लोग के इलाके में बाढ़ नहीं आते, अगर बाढ़ आ जाएगा तो लगेगा कितना पानी आ गया, ये वो अलग सा फील होगा। लेकिन जहाँ हर एक साल बाढ़ आता है वहाँ कुछ महसूस ही नहीं हो पाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जो इतनी बर्बादी के बाद भी यह दुनिया के सर्वाधिक धने बसे देशों में से एक है। अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहाँ पर ऐसे भी बर्बादी हैं जो बहुत दुनिया के हर एक जगह पर कुछ ऐसे इलाके होते हैं जहाँ अधिक से अधिक बर्बादी होते हैं। यह राज की बाढ़ से ही जुड़ा है।
बाढ़ का जल न सिर्फ बर्बादी लाता है वरन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रतिपक्ष जड़ोड़ मलबों का निक्षेपण करता है। बाढ़ सिर्फ बर्बादी ही नहीं लाता है, जड़ोड़ मिट्टी का क्या करता है, निक्षेपण भी करता है, जिसमें प्राकृतिक उर्वरक और खनिज ह्यूम से बहुलता इसे विश्व के सर्वाधिक उपजाऊ मैदान में से एक बनाता है। यही कारण है कि जिसमें प्राकृतिक उर्वरक और खनिज ह्यूम से बहुलता इसे विश्व के सर्वाधिक उपजाऊ मैदान बताता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ सर, जिस इलाका में सबसे ज़्यादा बाढ़ आएगा उस इलाके में न्यू जड़ोड़ मिट्टी आएंगे, और न्यू जड़ोड़ मिट्टी होता है जो कृषि के लिए सबसे बेहतरीन होता है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि न्यू जड़ोड़ मिट्टी फसलों को उर्वरकता क्षमता इतना बढ़ा देता है कि फसलें पूरे लहलहा जाते हैं, फसलें अधिक से अधिक पैदा होते हैं। यानी कह सकते हैं बाढ़ जिस इलाके में होते हैं उस इलाके की उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है। बाढ़ के जल के उतरते ही किसान खुशी के गीत गाते हैं और देखते ही देखते बाढ़ की भूमि फसल से लहलाने उठती है। यही कारण है कि बाढ़ जैसे ही जाते हैं तो लोग खुशी उठते हैं, गीत गाने लगते हैं कि अबर फसल बहुत अच्छे होंगे क्योंकि बाढ़ आए हैं, जलोढ़ मिट्टी में दहा के लाए होंगे, जिसके कारण फसल इस बार बहुत ही अच्छी उपजेंगे, जिस कारण लोग खुश भी हो जाते हैं। करा बाढ़ प्रबंधन, बाढ़ और तटबंधन का निर्माण क्या है, कैसे किया जाए, बाढ़ को रोकने क्या कारण है कि बाढ़ को रोका जा सके, क्या प्रयोग किया जाए, तटबंधन को किस तरीक़े से निर्माण किया जाए कि टूटने का खतरा कम बना रहे। बाढ़ के विनाशलता को रोकने के लिए बांध और तटबंध बनाने का कार्य अंग्रेजों के समय से ही होता रहा। ये नहीं कि नया नहीं कि आज हम लोग बांध बनाने के लिए सीख गए हैं, तटबंध बनाने के लिए सीख गए, ये अंग्रेज सरकार से ही ये सारी चीज़ें होते आ रहे हैं। लेकिन स्वतंत्रता के बाद बाढ़ जैसी आपदा के प्रबंध हेतु बांध बनाकर तटबंधों के निर्माण द्वारा इसे रोकने का प्रयास किया जा रहा है। यही कारण है कि स्वतंत्रता के बाद भी इसके आपदाओं को रोकने के लिए, बाढ़ जैसी आपदाओं को रोकने के लिए तटबंध बनाए जा रहे हैं, तटबंध के बड़े बड़े तटबंध का निर्माण किए जा रहे हैं जिससे कि बाढ़ को रोका जा सके। कुसहा में कुसहा में तटबंध टूटने के बाद तथा कई नदियों के बांध में दरार आने के बाद इस प्रबंध पर प्रश्न चिन्ह उठ गया है। अब कुसहा में क्या हुआ, तटबंध टूटने के बाद तो कई नदियों के बांध में दरार आने के बाद इस प्रबंध पर चिन्ह उठ गया है कि नहीं, बाढ़ जो कुसहा में क्या हुआ, कुसहा जो नेपाल और बिहार के सीमा रेखा पर बना हुआ कुसहा बांध, ये टूटने के कारण बाढ़ आया तो लोगों को लगा कि अब जो बांध है, बांध भी उचित नहीं है कि बाढ़ को रोकने के लिए एक उचित अनिवार्य कार्य नहीं है। ऐसा नहीं कि बांध बना दिए तो निश्चित हो जाएंगे कि अब बाढ़ नहीं आएगा। अगर बाढ़ जब बांध बनता है और बांध टूट जाते हैं तो बाढ़ से भी ज़्यादा विनाशकारी हो जाते हैं। जैसे सुनते होंगे आप लोग, बरसात के मौसम में सुने ज़्यादा पानी होता है, सुना जाता है कि डंप भर गया है तो डंपर से 2 फीट पानी खोला गया है। क्यों खोला जाता है? क्योंकि उसमें जल स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर जो जल स्तर को नहीं खोला जाए तो डंप क्या करेगा, दीवार जो बांध बना हुआ वो बांध को तोड़ देगा, और जब बांध को तोड़ देगा तो अधिक से अधिक क्षति पहुंचाएगा, जिसके कारण सरकार की मजबूरी हो जाते हैं। यही कारण बाढ़ के जो गेट होते हैं जो बांध के, उसको खोलना पड़ता है सरकार के द्वारा। लेकिन भारत ही नहीं, चीन, मिस्र, पाकिस्तान और नाइजीरिया जैसे देश ने नदियों पर बांध बनाकर कृत्रिम जलाशय का निर्माण किया है। ये सिर्फ भारत में ही नहीं ऐसा किया गया है, बहुत सारे देशों में किया गया है। जैसे मिस्र में किया गया है, चीन में, पाकिस्तान में, इजराइल में किया गया है। जो नदियों के तटबंध पर होते हैं जब बांध बनाकर उसको जलाशय, कृत्रिम जलाशय बना दिया गया, यानी कि जल को रोका गया है। जल की निकासी इस प्रक्रिया से होने का प्रबंधन है। जो जल का निकास होगा जो बांध से, इस प्रकार से, इस प्रक्रिया से होकर गुजरता होता है बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न ना हो। यानी कि इस बाढ़ को इस तरीक़ा से गुजारा जाता है, इस तरीक़ा से पानी को छोड़ा जाता है धीरे धीरे कि बाढ़ जैसी जितना नदी में, मान लीजिए नदी में 5000 लीटर रटने का है तो धीरे धीरे 5000 लीटर छोड़ा जाएगा, धीरे धीरे गिरते रहेगा। उससे ज़्यादा नहीं होगा जिससे नदी के जल स्तर ऊपर ना हो, और नदी के जल स्तर ऊपर ना हो तो बाढ़ का स्थिति ना उत्पन्न हो। क्या आप जानते हैं नदियाँ पर बांध बनाने से कृत्रिम जलाशय का निर्माण होता है। यही कारण है कि नदियाँ पर जी नदी जा रहा है इस तरीक़ा से, इस पर हम बांध बना दिए तो ये पानी तो पूरे बड़े इलाके में पानी भर जाएंगे। तो क्या हो गया, कृत्रिम रूप से, पहले क्या जलाशय इसमें जल भरा रहता था नहीं, तो जो इंसान द्वारा बनाया गया तो कह सकते हैं कैसे जलाशय, जल रुक जाता है जहाँ जम जाता है उसे जलाशय कहते हैं। अब इंसान द्वारा बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं, कृत्रिम। तो कैसा जलाशय का निर्माण हो जाता है, कृत्रिम जलाशय का निर्माण हो जाता है।
भारत के कुछ प्रमुख कृत्रिम जलाशय का नाम दिए गए बॉक्स में है। भारत में कुछ प्रमुख जो कृत्रिम जलाशय हैं जो बॉक्स में दिए गए हैं। सबसे पहले बांध का नाम, नदी, कृत्रिम जलाशय का नाम। तब बांध का नाम सबसे पहला क्या? भाखड़ा नगल बांध। कौन बांध? भाखड़ा नगल बांध। कौची में? नदी, सतलज नदी में। कृत्रिम जलाशय का नाम क्या है? गोविंद सागर। कौन सागर? गोविंद सागर। दूसरा नर्मदा परियोजना। कौन परियोजना? नर्मदा परियोजना। कौन सी नदी है जी? नर्मदा नदी है। कृत्रिम जलाशय क्या है? सरदार सरोवर। कौन सरोवर? सरदार सरोवर। तीसरा है नागा अर्जुन सागर परियोजना। कौन परियोजना? नागर अर्जुन सागर परियोजना। कौन सी नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। ये कौन सी कृत्रिम जैसा है? नागा अर्जुन सागर। कौन अर्जुन सागर? नागा अर्जुन सागर। चौथा में है कावेरी परियोजना। कौन परियोजना? कावेरी परियोजना। कौन नदी पर है? कावेरी नदी पर है। ये कैसा कृत्रिम जलाशय है? कृष्णा सागर। कौन सागर? कृष्णा सागर। पांचवा में है रिहंद बांध। कौन बांध? रिहंद बांध। रिहंद बांध किस नदी पर बनाया गया? रिहंद नदी पर। कृत्रिम जलाशय का नाम क्या है? पंत सागर। कौन सागर? पंत सागर। ये सारे जो बांध बनाए गए नदी पर और वो जो जिससे जलाशय बना उसे गोविंद सागर, सरदार, नागा अर्जुन, कृष्णा, पंत नाम दिया गया। आगे हम लोग चलते हैं वैकल्पिक प्रबंध क्या है, इसके और दूसरा विकल्प क्या है। मान तो दिए कि सर आप तो बोलें कि नदियों का बांध बनाया जाए तो उससे रोका जा सकता है, अगर वो भी टूट जाए तो फिर भी उससे भी ज़्यादा विनाशकारी बाढ़ आता है, तो इसका कोई और तो विकल्प होगा। तो दूसरा विकल्प क्या है? बांध को हम लोग चाहते हैं कि बाढ़ को रोकना है, तो बाढ़ को रोकने के लिए और क्या दूसरा तरीका हो सकता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो क्या वैकल्पिक प्रबंधन है, तटबंध टिकाऊ प्रबंध नहीं है। अगर देखा जाए तो तटबंध है जो नदी के जो मुहाने पर है उसमें हम क्या कर दें, बांध बना दें, और बांध बनने के कारण क्या चीज़ हो जाए, नदी के बहाव रुक जाए। ये जो है टिकाऊ प्रबंध नहीं है। तो टिकाऊ प्रबंध क्या है? तो इसके टूटने से और भी भयावह स्थिति उत्पन्न होती है। अगर बाढ़ टूट जाए तो इससे और भयानक स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। अंततः इस अवधारणा को बल मिला है, और यही कारण है कि इस अवधारणा को क्या मिला है, बल मिला है कि पारिस्थितिकी के अनुरूप टिकाऊ प्रबंध को प्राथमिकता दी जाए। इसके लिए निम्नलिखित प्रयास आवश्यक है। और जो टिकाऊ कुछ ऐसे नियम लाया जाए, कुछ ऐसा परियोजना लाया जो टिकाऊ हो, कुछ समय के लिए नहीं हो, जिसे लोग टिकाऊ के साथ साथ प्राथमिकता दी जाए, उसी को पहले बनाया जाए, और दूसरा चीज काम करने के लिए थोड़ा सा उस पर रोक लगाया जाए, अवरोध लगाया जाए। पहला में ऐसे इमारतें भवनों का निर्माण जो कम लागत की हो, ऐसा इमारत बनाया जाए, ऐसा भवन बनाया जाए जो कम लागत हो, कम खर्च होगा कम लागत का भवन होगा, बाढ़ आएंगे टूट जाएंगे, नुकसान क्या होगा, कम होगा। इसमें रसायन मिश्रित कच्चे मालों का प्रयोग हो, जिससे बाढ़ के बावजूद मकान बर्बाद नहीं हो सके। और ऐसा मकान बनाते समय कम लागत के साथ मकान बनाते समय ऐसे माल का उपयोग किया जाए जिसमें कम लागत हो, ज़्यादा खर्च ना हो, जिससे नुकसान बर्बादी कम से कम हो सके, ज़्यादा बर्बादी नहीं हो सके। दूसरा में आम लोगों को मकान बनाने के पूर्व यह जानकारी देना कि मकानों का निर्माण पूर्णतः नदी के किनारे तथा नदी के सड़की ढाल पर नहीं करनी चाहिए। दूसरा कारण यह कह सकते हैं हम लोग बचाने के लिए कि मकान अगर बना रहे हैं तो नदी के किनारे मकान मत बनाइए, और नदी के किनारे अगर बना रहे हैं, नदी के दूर से भी बना रहे हैं, तो ऐसे ढलाव पर बनाइए जो नदी से ढलाव आया, जब बाढ़ आ जाए तो ऐसा नहीं कि ढलाव पर नीचे में बना दिए, बाढ़ आया तो पानी से तुरंत घुस गया जिससे नुकसान हो सके, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ऐसे जगह पर मकान की दूरी कम से कम 250 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। ऐसे जगह पर एक मकान से दूसरे मकान की दूरी कम से कम 250 मीटर से होना चाहिए, कि गिरेगा भी तो बाढ़ में क्या होगा, गिर जाएगा मकान तो टूट जाएगा, और टूट के गिर जाएगा तो बगल वाला घर पर गिर जाएगा तो बगल वाला टूट जाएगा, तो भी नुकसान हो जाएगा। तीसरा कारण यह है कि तीसरा प्रबंध का ये कारण है कि बाढ़ के बाद जल निकालने की तत्कालीन व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे बाढ़ तो चलो आ गया तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन वो जो जल आ गया है उसको निकालना, जल्द से जल्द उस जल को निकाला जाए, ऐसा स्रोत बना दिया जाए, ऐसा पैन खन दिया जाए, ऐसा नहर खन दिया जाए, ऐसा स्रोत गड्ढा करके आगे ढुलाव ज़मीन बना दिया जाए कि आते जैसे बाढ़ आएगा सारा पानी निकल जाएगा।
इस कार्य में ग्राम पंचायत की अहम भूमिका हो सकती है। वस्तुतः प्रत्येक ग्राम पंचायत में बाढ़ के पूर्व ही पर्याप्त पंप सेट लगाया जाएगा। कौन वाली डिबिया? तो पीली वाली डिबिया। क्या आप जानते हैं, डू यू नो, दुनिया का सबसे ऊंचा बांध नील नदी पर आसवान नामक जगह पर बनाया गया। दुनिया का सबसे ऊंचा बांध कौन नदी पर है? नील नदी पर है। उसका नाम क्या, कौन सा जगह पर बनाया गया? आसवान नामक जगह पर बनाया गया। करा कि इसके जो पंप सेट हो, बाढ़ से पूर्व ही पर्याप्त पंप सेट की व्यवस्था होनी चाहिए। पंप सेट मतलब कुछ पहले बाढ़ आने के लिए पहले ही पंप सेट बना दिया जाए इस तरीके से। अब पानी आवे, इधर ऊंचा वाला भाग रहा है तो ये पानी को इधर बिग दे, यानी कहने का मतलब इस तरीके से बनाया जाए। ड्रेनिंग सिस्टम इस तरीके से बनाया जाए कि लोअर होवे, उसके बावजूद भी आवे पानी इधर इसमें भरे जमीन के और उधर उलट के लेके चला जाए। मकानों की नींव तथा दीवार सीमेंट के कंक्रीट की होनी चाहिए। अब मकान की जो नींव जो नीचे वाला बनेगा, जो पाया है, ये क्या होना चाहिए? जमीन कंक्रीट के होना चाहिए। स्तंभ आधारित मकान होनी चाहिए, जो स्तंभ की गहराई काफ़ी होनी चाहिए। स्तंभ अधिकारी, यह स्तंभ नीचे गहरा बहुत होना चाहिए और नीचे खाली दे दीजिए कि बाढ़ आएबो करे तो पानी निकल जाए, तो घर ऊपर आराम से है, कोई दिक्कत नहीं हो पाएगा। करा पूर्व सूचना का प्रबंध, ऐसा भी होना चाहिए कि पूर्व सूचना का भी प्रबंध होना चाहिए। ये तो हम घर बना लिए और डायरेक्ट आ गया, हम नीचे हैं, पता नहीं चला, सारा चीज़ के जानवर मवेशी तक चला गया। इसलिए सरकार को पहले ही से जानकारी देना चाहिए कि बाढ़ आने से कौन सा इलाका में बाढ़ आएगा, कौन सा इलाका में ज़्यादा वर्षा होगा, कौन सा इलाका में खतरा है कि बाढ़ आने का है, उसको पहले ही से जानकारी देना चाहिए। इसलिए पूर्व सूचना का प्रबंध भी होना चाहिए। बाढ़ पूर्वानुमान, यानी कि पूर्वानुमान के पहले से पता होना चाहिए। ऐसे टेक्नोलॉजी का विकसित होना चाहिए, ऐसे सारे लोगों को पता होना चाहिए, जो अब तो आसान से हो जाते हैं। टीवी पर, मोबाइल के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, पेपर के माध्यम से तुरंत ही पता चल जाते हैं लोगों को कि सुदूर संवेदन सूचनाओं निश्चित रूप से एकत्रित की जानी चाहिए। इससे बाढ़ आने से पूर्व ही संभावित क्षेत्रों में सूचना तंत्र का माध्यम से सूचना दी जा सकती है। समय पर सूचना मिलते ही विद्यालय बंद कर दी जा सकती है। अस्थायी अस्पताल में डॉक्टर और दवाई की व्यवस्था की जा सकती है। प्रशासन चुस्त हो सकता है और खाद्य आपूर्ति, पेयजल, दवाई हेतु आकस्मिक राशि उपलब्ध कराई जा सकती है। यानी कि लोगों को तो पता है, सरकार को तो पता है कि किसे कौन सा नदी में आता है, कौन सा इलाका में सबसे ज़्यादा बाढ़ आता है। सूचना सरकार के पास पहले से होना चाहिए और आने से पहले ही सरकार को व्यवस्था रहना चाहिए कि स्कूल बंद करा देना, सबसे पहले स्कूल बंद करवाना चाहिए, क्योंकि बच्चे जाएंगे, बाढ़ आ जाएंगे तो नुकसान, उनको बहुत सारे बच्चे के जान की खतरा हो सकता है। और अस्पताल में दवाई और डॉक्टरों और बहुत सारी चीज़ें के उपलब्ध तुरंत हो जाना, पहले ही हो जाना चाहिए। ये नहीं कि बाढ़ आया तो डॉक्टर वहाँ से बुलाया जा रहा है, पानी में डॉक्टर जा रहा है, दवाई के दिक्कत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाढ़ आने से पहले ही ये सारे व्यवस्थाएं हो जाना चाहिए। और जल की आपूर्ति के लिए पंप सेट लगा देना चाहिए पहले ही से सरकार को, कि वहाँ पर आएगा तो पानी पिएगा कहाँ से, लोग पानी पी पाएंगे, तो पंप सेट की व्यवस्था हो जाना चाहिए, भोजन की व्यवस्था हो जाना चाहिए, और बहुत सारी चीज़ जो मुहैया होना चाहिए सरकार के द्वारा किसी भी बाढ़ग्रस्त इलाके में, क्षेत्र में उपस्थित होना चाहिए। उस सारे चीज़ को उपलब्ध कराना चाहिए सरकार के द्वारा। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के लोग को तैयार होने का प्रशिक्षण देना चाहिए कि किस तरीक़े से बाढ़ आएगा तो वहाँ पर हम तैयार होकर बाढ़ को से निपट सकते हैं। इतना ही नहीं, सभी गांव के पंचायत और विद्यालयों में स्विमिंग जैकेट की व्यवस्था की जानी चाहिए कि सब गांव में विद्यालय में, पंचायत में स्विमिंग जैकेट है। अगर ज़्यादा बाढ़ आ गया तो स्विमिंग जैकेट करके कम से कम अपने जान बचा सकते हैं, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों की तैरते हुए बाहर निकल सकें। जैसे अगर आकस्मिक आ जाए तो अधिक लोग तैरते हुए बाहर निकल सकते हैं। बाढ़ के जल के निकलते ही सबसे बड़ी समस्या महामारी फैलने की होती है। जैसे ही बाढ़ आता है, बाढ़ निकल जाता है तो इतनी बीमारी आती है, महामारी आने फैलने का समस्या सबसे बड़ा होता है। अतः DDT का छिड़काव, ब्लीचिंग पाउडर छिड़काव और मृत जानवरों को शीघ्र हटाने का व्यवस्था होनी चाहिए। यही कारण जैसे ही आया तो बहुत सारे मवेशी मर जाते हैं, तो मवेशी हटाने का तरीका होना चाहिए, तुरंत मवेशी हटाने का प्रयोग ऐसा होना चाहिए। मृत मवेशी को हटा देना चाहिए, DDT का छिड़काव होना चाहिए, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव होना चाहिए कि बहुत सारे जो जीवाणु, जो बैक्टीरिया, फंगियों की है, सब मर जाए, जिससे कम से कम महामारी फैलने का खतरा रह सके। चौथा में, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद से इस बात का परीक्षण देना चाहिए, और जो लोग कुछ मदद करना चाहते हैं उसके द्वारा, स्वयंसेवी के द्वारा सभी को प्रशिक्षण देना चाहिए कि किस तरीक़ा से स्थान को यहाँ पर आपूर्ति किया जा सके।
आवश्यक है कि वे किसी प्रकार एक दूसरे को सहयोग कर सकते हैं, जैसे आपसी भेदभाव भुलाकर गांव के ऊंचे भवनों पर एकत्रित होना, महामारी फैलने की स्थिति में गर्म जल, चीनी और नमक का घोल पीना तथा भोजन और कपड़े की व्यवस्था करने की भावना को सामूहिक दायित्व के रूप में विकसित करना चाहिए। अब ऐसा होना चाहिए कि जब महामारी आ जाए तो लड़ाई झगड़ा गाँव में होते रहते, सब भुला के एक जगह होकर महामारी गर्म जल पीना चाहिए और चीनी और नमक का घोल पीना चाहिए, जिससे महामारी कम से कम हुए और कम से कम फैले, जिससे भोजन और कपड़े पर भी ध्यान देना चाहिए। बच्चे, बाढ़ एक ऐसी आपदा है जिसे पूर्णतः रोकना असंभव है। बाढ़ को पूर्ण रूप से रोका नहीं जा सकता है। यह एक पारिस्थितिक का रूप ले चुकी है, पारिस्थितिकी का रूप ले चुकी है। अतः बाढ़ की विभीषिका में भी हंस खेल कर जीने की कला विकसित करना है। इसका सही सबसे बड़ा प्रबंधन है। एशिया के ग्रामीण ने अपनी परंपरा नवीन शैली के साथ रहते हुए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की ही दुनिया में सबसे सघन बसा क्षेत्र बनाया है। ये कारण है कि जहाँ ज़्यादा लोग हंस खेल कर इसको जीने के लिए सीख जाना चाहिए, कि ज़्यादा इस पर टेंशन लेना चाहिए नहीं, और लोग वहीं पर ज़्यादा, जहाँ बाढ़ ज़्यादा आता है वहीं लोग रहना ज़्यादा पसंद करते नहीं, वही इलाका ही रहने का है, इसलिए लोग वहाँ ज़्यादा रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहें। अंत में मैं आपको यही कहूँगा, छोटे को प्यार करें, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीक़ा से कायम रखें कि आपके साथ रह रही स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। हम लोग आगे पढ़ेंगे सुखाड़ तथा इसका प्रबंधन, अगले पार्ट में पढ़ेंगे इसके।